बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 49। आज हम डिस्कस करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर सिंपल ट्यूमर इन द कोलन और रेक्टम इज कॉल्ड कोलोरेक्टल कैंसर। अगर कोलन से कैंसर निकले या रेक्टम से तो उसको हम कोलोरेक्टल कैंसर कहेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क फैक्टर क्या है? तो द मोस्ट कॉमन वन इज पोलिप्स 100% 100 टाइम इंक्रीज रिस्क 100 टाइम इंक्रीज रिस्क। और ये कल का टेस्ट में भी आ गया था कि मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो पोलिप्स। दूसरे नंबर अल्कोहल की वजह से भी हो सकती है। हाई फैट डाइट रिच इन रेड मीट, तो ये भी इंक्रीज रिस्क फैक्टर है। 4 नंबर सेलेनियम डिफिशिएंसी। अच्छा, 5 नंबर ये हो सकता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। मोस्ट ज़्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस हैज़ ग्रेटर रिस्क देन क्रोन, ये भी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, 6 नंबर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर भी इंक्रीज रिस्क है फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें है तो वो पोलिप्स है। ज़्यादातर जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है वो पोलिप्स की वजह से होती है। अब ये तो रिस्क फैक्टर है। प्रोटेक्टिव रोल किसकी है? प्रोटेक्टिव रोल जिससे हम कोलोरेक्टल कैंसर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इंसेड प्ले रोल इन द प्रोटेक्शन। इंसेड है, सेलेनियम यहाँ पे डिफिशिएंसी है। अगर हम सेलेनियम दे दे तो सेलेनियम की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर कम हो सकता है। सेलेनियम और लो फाइबर डाइट हो तो उसकी वजह से भी कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। तो फाइबर डाइट। अब ये तो इसकी रिस्क फैक्टर थे। इसकी प्रोटेक्टिव रोल कौन कौन सी है? इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट के बारे में अगर पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोलोरेक्टल कैंसर इज रेक्टम। मोस्ट कॉमन साइट पर अगर कोलन में पूछा जाए असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और डिसेंडिंग कोलन के बाद क्या है? सिग्मॉइड कोलन और फिर रेक्टम। तो रेक्टम इज नॉट द पार्ट ऑफ कोलन। अब अगर कंप्लीट कोलन तो हम लार्ज इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन साइट तो फिर रेक्टम है, मोस्ट कॉमन साइट इन कोलन तो फिर सिग्मॉइड कोलन। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट इन कोलन तो फिर क्या है? सिग्मॉइड कोलन। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट वो है जिसमें मिसाल के तौर पर अगर सिम्टम अभी तक नहीं आई, साइन और सिम्टम मौजूद नहीं और हमें पता चले कि एक बीमारी है, तो इसको हम कहेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अगर इसके लिए हम स्क्रीनिंग करें तो फिर डिक्रीज मोर्टेलिटी, फिर डेथ के चांसेस कम हो सकता है। तो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए हम क्या करेंगे? कोलोनोस्कोपी, और ये किया जाता है वंस इन 10 ईयर्स। या सिग्मॉइडोस्कोपी करते हैं। सिग्मॉइडोस्कोपी ये हर 5 ईयर के बाद वंस इन 5 ईयर। और या करते हैं इसके लिए POBT, फीकल ऑकल्ट ब्लीडिंग टेस्ट। फीकल ऑकल्ट ब्लीडिंग टेस्ट एवरी ईयर।
तो वी शुड डू दिस टेस्ट colonoscopy once in 10 year, sigmoidoscopy once in 5 year और fecal occult bleeding test every year अगर हम करते हैं तो चांसेस है कि कोलोरेक्टल कैंसर की हम इसकी मोर्टिलिटी को कम कर सकते हैं इससे। अच्छा, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? तो कैंसर है तो कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी हम लेंगे, कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी। इसके लिए ट्यूमर मार्कर कौन सी है? ट्यूमर मार्कर कौन सी है? CEA। अच्छा, CEA हर ट्यूमर जो है वो मार्कर रिलीज कर देती है कैंसर में, वो हम ब्लड में चेक कर देते हैं। अगर ब्लड में CEA है तो दैट वुड बी कोलोरेक्टल कैंसर। मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोलोरेक्टल कैंसर टू बी मेटास्टेटाइज, मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्प्रेड, तो वो है क्या? लीवर। ठीक। अच्छा, इतना आपको पता हो। इसके जो क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल फीचर क्या होगी? या तो राइट साइड की कैंसर होगी, असेंडिंग कोलन की या डिसेंडिंग कोलन। जब राइट साइड में हो, राइट साइड, तो ये क्या करता है? ये अल्सरेटिव होता है, इसमें अल्सर होते हैं, अल्सर लीजन, तो इसमें ब्लीडिंग होती है। राइट साइड ट्यूमर इज ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग होती है। लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? लेफ्ट साइड ये ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ। अब तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। देखो, ये असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। अगर ये ट्यूमर इस जगह पे है तो ये ज़्यादातर इस तरह इसमें लेजन होते हैं, तो ये ब्लीडिंग कराता है। ये अगर यहाँ पे है तो ये इस कोलन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। अब इतना आपको पता हो कि कोलोरेक्टल कैंसर है तो हम इसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? पहला ब्लड सप्लाई तो हमने डिस्कस किया है। सर्जरी में हम आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं, आर्टरी को कट कर देते हैं। तो आपको कोलन की जो ब्लड सप्लाई आपको आना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं? मैनेजमेंट हम 4 तरीक़ों से करते हैं। या तो सर्जरी करते हैं, या कीमोथेरापी, या करते हैं रेडियोथेरापी, और लास्ट है इम्यूनोथेरापी। अब देखो, पहले हम सर्जरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इतना ये इलियम है, ये इलियम है। इलियम के बाद क्या है? सीकम, और सीकम के बाद असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, और फिर डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन और रेक्टम। अच्छा, रेक्टम में स्टूल स्टोर होते हैं, और फिर एनल केनाल। अब देखो, ये जो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई मेन आर्टरी उसके लिए कौन सी है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो अब देखो, ये है हेपेटिक फ्लेक्चर, ये है स्प्लीनिक फ्लेक्चर। इस साइड पे स्प्लीन है, इस साइड पे लीवर है। तो यहाँ पे मेन आर्टरी जो है वो क्या है? ये इस तरह मैं ड्रा करूँ, ये है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सिंपल है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के मेन ब्रांचेस को देखे, एक ब्रांच तो ये देता है किस चीज़ को? राइट कोलन को। तो राइट कोलिक आर्टरी, सिंपल है। एक ये देता है इस जगह को, और इसको कहते हैं इलियोकोलिक आर्टरी। ये मैंने लिखा था, जो हमने डिस्कस किया था, इलियोसिकल, इसको सीकम, तो वो ठीक करे, इलियोकोलिक है। ये ब्रांच क्या है? इलियोकोलिक।
इसका इलियोकोलिक नाम है। अच्छा, तो ये एक तो राइट कोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी, और इस ट्रांसवर्स कोलन को कौन सप्लाई कर देता है? दैट स्प्लिट इनटू मिडल कोलिक आर्टरी। मिडल, ये कोलन मिड में है तो मिडल कोलिक आर्टरी। मिडल कोलिक आर्टरी की ये राइट ब्रांच है और ये क्या है? लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की सप्लाई इस तरह है। दूसरा जो मेन आर्टरी है वो क्या है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और ये क्या है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एक ब्रांच देती है इसको, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिंपल है। एक ये ब्रांच देती है सिग्माइड को, तो इसको कहते हैं सिग्माइड आर्टरी, सिग्माइड आर्टरी। और एक ब्रांच ये देते हैं रेक्टम को और एनल कैनाल को, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो ये ब्रांच क्या है? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अच्छा, ये तो ब्लड सप्लाई है। अब आपको इस जगह को देखो, ये जो है तो इसमें मेनली कोई आर्टरी नहीं है, और ये इसका नाम क्या है? स्प्लीनिक फ्लेक्चर, स्प्लीनिक फ्लेक्चर। इसको हम कहते हैं वाटरशेड एरिया। अगर इस्कीमिया हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो फर्स्ट एरिया टू बी अफेक्टेड विल बी स्प्लीनिक फ्लेक्चर, तो इसको कहते हैं वाटर शेड एरिया। ठीक, यहाँ पे रेक्टम है और रेक्टम के बाद ये सिग्माइड है और रेक्टम है, इन दोनों के जंक्शन को कहते हैं रेक्टो सिग्माइड जंक्शन, रेक्टो सिग्माइड जंक्शन। इनको भी कोई इस तरह सेकेंडरी वाटरशेड एरिया इज रेक्टो सिग्माइड जंक्शन। अगर इस्कीमिया हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो ज़्यादातर जो ब्लड कम होगी तो द फर्स्ट एरिया टू बी अफेक्टेड स्प्लीनिक फ्लेक्चर, और इसको हम कहते हैं ग्रेपिथ पॉइंट, ग्रेपिथ पॉइंट्स। रेक्टोसिग्माइड जंक्शन को हम सेकेंडरी वाटरशेड एरिया, और इसका दूसरा नाम है सूडिक पॉइंट, सूडिक पॉइंट। सिंपल है। अब आप मुझे बताएं, अगर कैंसर है कहाँ पे? कैंसर है सीकम में, यहाँ पे ट्यूमर है। अगर ट्यूमर सीकम में हो तो फिर हम इसकी सर्जरी इस तरह करते हैं कि 10 to 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इलियम, इससे स्टार्ट हो के इस तरह ये जगह, और फिर ये राइट ब्रांच को भी कट कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं इस तरह। इसको कहते हैं राइट हीमी कोलेक्टोमी, राइट हीमी कोलेक्टोमी। एप ट्यूमर, ट्यूमर कहाँ पे है? सीकम में, इन सीकम, तो फिर हम करते हैं राइट हीमी कोलेक्टोमी, हम करते हैं राइट हीमी कोलेक्टोमी। राइट हीमी कोलेक्टोमी में हम कौन कौन सी चीज़ रिमूव कर देते हैं, रिसेक्ट कर देते हैं? 10 to 12 सेंटीमीटर इलियम, हाँ, सीकम, एसेंडिंग कोलन, और राइट ब्रांच ऑफ मिडल कोलिक आर्टरी तक ये ट्रांसवर्स कोलन को रिमूव कर देते हैं। तो राइट टिल राइट ब्रांच ऑफ मिडल कोलिक आर्टरी, इसको कहते हैं राइट हीमी कोलेक्टोमी। राइट का मतलब है राइट साइड, हीमी का मतलब है हाफ, कोलेक्टोमी का मतलब है कोलन का रिमूव करना। अब अगर ट्यूमर है, पहले तो ये एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट लिख लें। The first mucosa in GIT to be affected during hypovolemia. अगर हाइपोवोलीमिया हो, बर्न हो, बर्न कंडीशन में हाइपोवोलीमिया होता है, द फर्स्ट, द मोस्ट सेंसिटिव, एक्सक्यूज में ये लिख लें, द मोस्ट सेंसिटिव म्यूकोसा इन
GIT, the most sensitive mucosa in GIT to hypovolemia. GIT में कौन सी म्यूकोजा है जो फर्स्ट अफेक्ट होता है? हाइपोवोलेमिया में कुर्लिंग अल्सर होता है, कुशिंग अल्सर, हेड इंजरी, तो कुर्लिंग अल्सर, तो द मोस्ट सेंसिटिव कौन सी है? गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा। दूसरा, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द कोलन, मोस्ट सेंसिटिव फॉर इस्केमिक कोलाइटस, इस्केमिक कोलाइटस, तो कोलाइटस में मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सी है? अगर कोलान को, लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो कौन सी पार्ट है जो फर्स्ट अफेक्ट होगी? स्प्लीनिक फ्लेक्चर, स्प्लीनिक फ्लेक्चर या ग्रेपेथ पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब ये तो कैंसर कहाँ पे है? ट्यूमर सीकम में। अगर ये ट्यूमर है असेंडिंग कोलान में या कहाँ पे है? हेपेटिक फ्लेक्चर। ये क्या है? हेपेटिक फ्लेक्चर या यहाँ पे है, तो फिर हम करेंगे एक्सटेंडेड राइट हीमीकोलेक्टोमी। ये तो रिमूव करेंगे, इसके साथ साथ हम एक्सटेंड करेंगे क्या? ये लेफ्ट ब्रांच को भी रिमूव कर देते हैं और इसको कहते हैं एक्सटेंडेड राइट हीमीकोलेक्टोमी। सिंपल है, ये राइट हीमीकोलेक्टोमी है। अगर फिर इसके साथ ट्यूमर यहाँ पे है तो कुछ और जगह भी हम रिमूव करेंगे, तो इसको कहते हैं राइट हीमीकोलेक्टोमी। सिंपल है, लेकिन अगर हम ये रिमूव कर दे तो फिर ये ब्रांच भी गई, ये भी हम रिमूव करेंगे यहाँ तक, तो फिर चांसेस है कि इस जगह की इस्कीमिया हो जाए। ये तो ऑलरेडी मोस्ट सेंसिटिव पार्ट फॉर द इस्केमिक कोलाइटिस। स्प्लीनिक फ्लेक्चर है तो सर्जन ये भी रिमूव कर देते हैं, तो सम सर्जन रिमूव दिस पार्ट आल्सो। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं? राइट हीमीकोलेक्टोमी करते हैं। अगर ट्यूमर यहाँ पे है, हेपेटिक फ्लेक्चर में है या यहाँ पे है, तो फिर हम राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच दोनों को रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये रिमूव कर दे तो ब्लड सप्लाई जो हेपेटिक फ्लेक्चर को करता था तो अभी वो भी ख़त्म हो गया, तो फिर चांसेस है कि इस जगह की इस्कीमिया हो जाए। और अगर हम एक बार ऑपरेशन करें, ये हमने रिमूव किया है, और इसके बाद हेपेटिक फ्लेक्चर की इस्कीमिया हो जाए तो टिश्यू की निक्रासिस होगी, टिश्यू की डेथ होगी, तो दोबारा हम रिमूव करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि पहले से हम ये रिमूव कर दें। ठीक है, अच्छा, तो ये था इसके राइट हीमीकोलेक्टोमी के बारे में। लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी, अगर ये ट्यूमर कहाँ पे है? ये इलियम, इलियम के बाद सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। अच्छा, मेन ब्रांच सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्माइड आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अब देखो, अगर ट्यूमर यहाँ पे है, ट्यूमर यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो फिर हम किस तरह ये रिमूव करेंगे? हम ये इस तरह रिमूव करेंगे। लेफ्ट ब्रांच, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और ये टोटल, इसको कहते हैं लेफ्ट हीमीकोलेक्टोमी। ये क्या है? लेफ्ट हीमीकोलेक्टोमी। लेफ्ट हीमीकोलेक्टोमी। लेफ्ट हीमीकोलेक्टोमी में हम क्या क्या रिमूव कर देते हैं? लेफ्ट ब्रांच ऑफ मिडल कोलिक आर्टरी, स्प्लीनिक फ्रैक्चर, डिसेंडिंग कोलन। तो डिसेंडिंग कोलन को हमने क्या किया? रिमूव किया।
और ट्यूमर यहाँ पे है वो ख़त्म हो गया। इसमें हम क्या कर देते हैं, हाई लाइगेशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, इंफीरियर में वहाँ पे तो हमने सिर्फ ब्रांचेस को लाइगेट किया था। लाइगेशन का मतलब है क्लोज, इसको क्लोज कर देते हैं, कट कर देते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट हीमिकोलेक्टोमी। अब देखो इसके बाद क्या है, सिग्माइड। ये ट्यूमर अगर सिग्माइड में है तो फिर इसके लिए दो टाइप की सर्जरी करते हैं। या तो सिंपल तरीका ये है, अगर सिग्माइड ट्यूमर है, सिग्माइड, कि हम इसके लिए सिग्माइड को रिमूव करें, तो सिग्माइडेक्टोमी, सिग्माइडेक्टोमी। ठीक है, सिग्माइडेक्टोमी करेंगे। और इस तरह या करते हैं कि हम सिग्माइड के साथ साथ रेक्टम को भी रिमूव कर देते हैं। इसको कहते हैं LAR, लो एंटीरियर रिसेक्शन। अच्छा, लो एंटीरियर रिसेक्शन इस तरह करते हैं कि पेरिटोनियम के अंदर एंटीरियर की तरफ क्या कर देते हैं, रेक्टम को भी हम रिमूव कर देते हैं। तो सिग्माइड के साथ साथ लो एंटीरियर रिसेक्शन में हम रेक्टम को भी रिमूव कर देते हैं। तो इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, सिग्माइड प्लस रेक्टम। अच्छा, अब हमने सिग्माइड को भी रिमूव किया, रेक्टम को भी रिमूव किया, तो कोलान की डिसेंडिंग पार्ट को कहाँ अटैच करेंगे, एनस के साथ। तो इसको कहते हैं कोलोएनल एनास्टोमोसिस। और कोलोएनल एनास्टोमोसिस करते हैं सर्कुलर स्टेपलर के थ्रू। ठीक है, ये फिर क्या कर देते हैं, कोलोएनल, कोलान हम डायरेक्टली एनल कैनाल के साथ अटैच कर देते हैं, कोलोएनल एनास्टोमोसिस। और फिर सर्कुलर स्टेपलर के थ्रू ये करते हैं। ठीक है, सर्कुलर स्टेपलर इस तरह एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम कोलान को डायरेक्टली अटैच कर देते हैं एनस के साथ। स्टूल स्टोर होते हैं इन द रेक्टम। अच्छा, ये हम रेक्टम को इसलिए रिमूव कर देते हैं, अगर ये रेक्टम में है तो रेक्टम में किस तरह ट्यूमर होगी, सिग्माइड है सिग्माइडेक्टोमी या LAR हम करेंगे लो इंटीरियर रिसेक्शन। ये क्या है, रेक्टम है, रेक्टम में स्टूल स्टोर होते हैं। फिर इसके बाद है एनल कैनाल और एनल वर्ज। ये इसमें है डेंटेट लाइन, एनल कैनाल में क्या है, डेंटेट लाइन, जो इसको हम पिक्टिनेट लाइन भी कह सकते हैं। ये क्या है, डेंटेट लाइन या पिक्टिनेट लाइन। ये है एनल वर्ज, द एक्सटर्नल ऑफ द एनस इज एनल वर्ज। और ये है रेक्टम है और एनल है तो रेक्टो एनल रिंग। अच्छा, यहाँ पे स्पेंक्टर है, इंटरनल एनल स्पेंक्टर। इंटरनल एनल स्पेंक्टर इज इनवॉलेंट्री, एक्सटर्नल एनल स्पेंक्टर इज वॉलेंट्री। ये डेंटेट लाइन तक ये जगह ये कितना 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो अब अगर ट्यूमर यहाँ पे है, या तो यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी। अगर ट्यूमर इंटरनल एनल स्पेंक्टर से ऊपर है
अब ये हम एनल में ट्यूमर है और ये इफ ट्यूमर इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एनल वर्ज, तो फिर तो इजी है। अगर हम ट्यूमर कहाँ पे है, रेक्टम में है और एनल वर्ज से 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो मतलब ये इंटरनल स्फिंक्टर से ऊपर है। तो इंटरनल स्फिंक्टर से ऊपर है तो स्फिंक्टर आर सेप, तो हम इजीली लो एंटीरियर रिसेक्शन के थ्रू हम ये रिमूव करेंगे रेक्टम को। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ट्यूमर है तो लो इंटीरियर रिसेक्शन इसके लिए करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट सर्जरी लो इंटीरियर रिसेक्शन। अब अगर ये ट्यूमर यहाँ पे है तो देन इट इज़ डिफ़िकल्ट इसलिए है, अगर हम ये रिमूव कर दें, देखो ये अगर हम रिमूव कर दें तो फिर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी रिमूव होगी, इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी रिमूव होगी, तो द स्टूल विल इनकंटिन्यूअसली पास्ड, इनवॉलंटरी द स्टूल विल पास। तो हम फिर करते हैं एंटीरियर, अगर यहाँ पे है तो फिर करते हैं एंटीरियर पेरिनियम रिसेक्शन, एब्डोमिनल पेरिनियम रिसेक्शन। एब्डोमिनल पेरिनियम रिसेक्शन, हम ये यहाँ पे ट्यूमर है तो ये हम रिमूव कर देंगे, इसकी रिसेक्शन करेंगे, फिर ये पेरिनियम को क्लोज करेंगे। पहले हम ये रिमूव कर देंगे, इसमें ट्यूमर है तो रिसेक्शन, फिर ये पेरिनियम को क्लोज करेंगे। यहाँ पे रेक्टम है, कोलॉन है, तो फिर कोलॉन हम एब्डोमेन के बाहर कोलोस्टोमी करेंगे, तो फिर एब्डोमेन से एक बैग लगाएंगे और बैग पे स्टूल आएगी। ठीक है, सो द परमानेंट एब्डोमिनल कोलोस्टोमी करेंगे। ठीक, फर्स्ट स्टेप में हम रिसेक्शन, इसके बाद पेरिनियम क्लोज्ड, और पेरिनियम जब क्लोज करे तो परमानेंटली एब्डोमिनल कोलोस्टोमी का मतलब है जो कोलॉन हो हम एब्डोमेन के बाहर इस तरह ओपन छोड़ देंगे, इसके साथ बैग लगाएंगे और फिर स्टूल उस बैग में आएगी। तो इसके बाद परमानेंट एब्डोमिनल कोलोस्टोमी। अच्छा, अब देखो ये रेक्टम है, जिस तरह इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द क्या है, मेजेंट्री है, तो रेक्टम के इर्द गिर्द जो पेटी लेयर है तो इसको क्या कहते हैं, मीजो रेक्टम। जिस तरह अपेंडिक्स के इर्द गिर्द लेयर है पेटी लेयर तो मीजो अपेंडिक्स, तो इसको कहते हैं मीजो रेक्टम। तो हील्ड सर्जन ने ये कहा है कि जब हम सर्जरी करते हैं, अगर हम लो एंटीरियर रिसेक्शन करते हैं या इंटीरियर एब्डोमिनल पेरिनियम रिसेक्शन करते हैं, तो दोनों कंडीशन में हम ये मीजोरेक्टम को रिमूव करेंगे। अगर हम ये रिमूव न करें तो फिर इसमें लिम्फ नोड है, तो लिम्फ नोड की वजह से फिर इसकी दोबारा ट्यूमर बनेगी, तो हाई रिकरेंस रेट है। तो हम ये करेंगे कि दोनों कंडीशन में हम टोटल मीजोरेक्टम इंसिजन करेंगे। हील्ड सर्जन उसका स्टेटमेंट ये है कि वेदर LAR लो एंटीरियर रिसेक्शन या एब्डोमिनल पेरिनियम रिसेक्शन, वी शुड रिमूव या वी शुड डू टोटल mesorectum excision must be done.
एक्सcision मस्ट बी डन। अब ये क्या करते हैं, जो ये रेक्टम है तो रेक्टम के इर्द गिर्द पेटी लेयर है, इसको कहते हैं मीजोरेक्टम। इसमें लिम्फ नोड है, अगर ये लिम्फ नोड हम रिमूव न करें तो पर चांसेस है कि दोबारा ट्यूमर होगी, तो बेटर ये है कि हम ये रिमूव कर दें। कंटेंट लिम्फ नोड, तो फिर लिम्फ नोड इज प्रेजेंट इन मीजोरेक्टम। अच्छा, तो फिर क्या है, हाई रिकरेंस रेट। हाई रिकरेंस चांसेस। अच्छा, ये तो इसकी सर्जरी था। कीमोथेरापी हम किस तरह करते हैं? कीमोथेरापी में हम 3 रेजिम बनाते हैं, फॉलपॉक्स, पॉलपेरी और केपॉक्स। अच्छा, फॉलपॉक्स में कौन कौन सी ड्रग्स है? 5 फ्लोरोयूरासिल, 5 फ्लोरोयूरासिल के साथ फोलिनिक एसिड और इसके साथ ऑक्सैलिप्लाटिन। इसमें है 5 फ्लोरोयूरासिल, फोलिनिक एसिड और इसके साथ इरिनोटिकेन। इसमें केपॉक्स में कौन सी? केपिसेटाबिन और इसके साथ है ऑक्सैलिप्लाटिन। अब ये इसकी कॉम्बिनेशन हम किस तरह, इसके लिए टाइमिंग क्या है? या तो हम ये करते हैं न्यू एडजुवेंट या करते हैं एडजुवेंट और या पेलिएटिव। न्यू एडजुवेंट जो बिफोर सर्जरी हम ये कीमोथेरापी कर देते हैं, और ये कल के एमसीक्यूज में भी आया था कि न्यू एडजुवेंट थेरापी इज डन पर, जो शेयर किया है कुछ इस एमसीक्यूज, तो इसमें ये भी है कि न्यू एडजुवेंट थेरापी इज डन बिफोर सर्जरी या आफ्टर सर्जरी है। तो न्यू एडजुवेंट थेरापी इज डन बिफोर सर्जरी फॉर व्हाट? बिफोर सर्जरी। इसके थ्रू हम ये ट्यूमर को श्रिंक कर देते हैं, टू श्रिंक ट्यूमर। आफ्टर सर्जरी में हम ये ड्रग्स देते हैं किस चीज़ के लिए? आफ्टर सर्जरी हम किस चीज़ के लिए देते हैं कि ये जो कुछ टिश्यूज, माइक्रोस्कोपिक कैंसर टिश्यूज बाकी है तो वो किल करे, टू किल रिमेनिंग माइक्रोस्कोपिक कैंसरस सेल। सिंपल। सर्जरी से पहले हम इसलिए देते हैं कि ट्यूमर को कंप्रेस करे और आसानी से इसको रिमूव कर दे। बाद में इसलिए देते हैं कि जो कैंसरस सेल बाकी है वो ख़त्म करे। सिंपल। पिलिएटिव का मतलब है कि मेटास्टेटाइज, जो कैंसर स्प्रेड होता है तो ताकि हम वो कंट्रोल करें, तो फिर भी ये ड्रग्स देते हैं टू कंट्रोल। इसका गोल क्या है? टू कंट्रोल स्प्रेड। ठीक है। अच्छा,
अब रेडियोथेरापी is only done for rectal cancer. Radiotherapy has no role in the colonic cancer. Radiotherapy only be done for rectal cancer. कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी को कंबाइन कर देते हैं ताकि इसकी इफेक्ट को एनहेंस करे। तो कीमो प्लस रेडियो एनहेंस द इफेक्ट। इसके लिए हम जो कीमोथेरापी देते हैं, एक की इसकी होती है शॉर्ट कोर्स, एक होते हैं लॉन्ग कोर्स। हम ये जो रिजिम बनाते हैं, जो कम्बिनेशन कर देते हैं, तो 5-6 डेज के लिए देते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, सर्जरी। इसकी वजह से ट्यूमर कम होगी तो फिर सर्जरी, या तो हम 5 to 6 वीक के लिए देते हैं एंड देन वेट फॉर 5 to 6 वीक वेट, और इसके बाद क्या करते हैं, सर्जरी। ठीक है। अच्छा, तो ये था रेडियोथेरापी। इम्यूनोथेरापी किस तरह करते हैं? इम्यूनोथेरापी हम तब करेंगे जब ये कैंसर स्प्रेड है, मेटास्टेसाइज है या हाई रिकरेंट। इम्यूनोथेरापी इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन इसकी ये है, हाई मेटास्टेसाइजेशन। अगर कैंसर एक जगह पे है तो फिर बेस्ट है कि हम इसकी सर्जिकली वो रिमूव करें वो ट्यूमर। अगर मेटास्टेसाइज है, स्प्रेड है, तो हम किस जगह से ये रिमूव करेंगे? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर हम इम्यूनोथेरापी करेंगे। इम्यूनोथेरापी में हम कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ देंगे? तो बेवासीजुमाब। इसके लिए जो इम्यूनोथेरापी में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ड्रग है, तो बेवासीजुमाब, सिटोक्सीमाब, पेंटीमोमाब। इसके लिए देते हैं हम निवोलोमाब, और पेम्प्रोलिजुमाब। तो ये इम्यूनोथेरापी के लिए कोलोरेक्टल कैंसर के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, रेडिएशन मतलब इसकी जो सर्जरी करते हैं तो रेडिएशन के थ्रू वो ट्यूमर को सेल ख़त्म कर सकते हैं ना। फिर पहले हम कीमोथेरापी करेंगे और रेडियोथेरापी, इसके कंबाइन ये थेरापी करेंगे। ठीक। अगर एनल कैनाल में ट्यूमर है तो एनल में 2 टाइप की कैंसर हो सकते हैं। एक है सिंपल स्क्वामस कार्सिनोमा, सिंपल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और दूसरा या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और दूसरा है एडिनो कार्सिनोमा।
एडिनो कार्सिनोमा की तो मैनेजमेंट सेम है, सेम एज रेक्टम। रेक्टम के लिए जिस तरह हम सर्जरी करते हैं तो वो भी एडिनो कार्सिनोमा के लिए भी करते हैं, तो सेम एज रेक्टम। ये तो सिंपल है। अच्छा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए पहले तो कुछ पॉइंट इसके लिए कि इसकी रेस्पेक्टर इसकी है ह्यूमन पिपिलोमा वायरस। ह्यूमन पिपिलोमा वायरस पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट। ठीक, इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? क्लिनिकल पिक्चर में ब्लीडिंग हो सकता है, तो ब्लीडिंग, अच्छा इसमें ब्लीडिंग होगी। एनल में मास होगी, तो एनल मास ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस इज बायोप्सी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? बायोप्सी। टू फाइंड द एक्सटेंट कि ये कैंसर कितने हद तक है, तो फिर हम क्या करेंगे? एमआरआई। एक्सटेंट के लिए हम क्या करेंगे? एमआरआई। और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे क्या होगी? मास। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे क्या होगी? मास। और इसके लिए हम सर्जरी किस तरह करेंगे? तो द बेस्ट सर्जरी फॉर दिस इज APR, एब्डोमिनल पेरिनियम रिसेक्शन। एब्डोमिनल पेरिनियम रिसेक्शन किस तरह? ये रेक्टम है और ये एनल केनाल है। रेक्टम एनल केनाल, ये एनल वर्च है, रेक्टो एनल रिंग है, और इन दोनों के बीच में क्या है? डेंटेट लाइन है। यहाँ पे ट्यूमर है, तो ट्यूमर के लिए हम ये रिमूव कर देंगे। जब ये हमने रिमूव कर दिया तो इंटरनल स्फिंक्टर भी रिमूव किया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर तो वैसे भी इनवोलेंट्री है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज वोलेंट्री। अगर हमने स्फिंक्टर रिमूव कर दिया तो फिर हम बेटर ये है कि ये कोलॉन को बाहर एब्डोमेन से रख दे और उसके लिए बैग लगाते हैं, तो ओपन परमानेंट एब्डोमिनल कोलोस्टोमी। इसमें कोई क्वेश्चन है?